गुड मॉर्निंग बेटे। देखिए, हमारा लेसन चल रहा था स्टाफिंग, और स्टाफिंग में हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था 6.3 सिलेक्शन। 6.3 सिलेक्शन। सिलेक्शन के बारे में मैंने बताया था, सिलेक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, और स्क्रीनिंग करने के बाद ये मेक श्योर किया जाता है कि बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट इज सेलेक्टेड फॉर द जॉब। बेस्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हो सके, हम इसे मेक श्योर करते हैं। तो सिलेक्शन रेफर्स टू स्क्रीनिंग ऑफ द जॉब एप्लीकेंट। तो जॉब एप्लीकेंट की स्क्रीनिंग यानी छटनी की जाती है टू एंश्योर दैट द मोस्ट एप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द जॉब। ठीक है, स्टेप्स पढ़े थे हमने कल बेटे सिलेक्शन में। पहला स्टेप था प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, यानी प्राथमिक छटनी की जाती है बेटे। प्राथमिक छटनी आपकी की जाती है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग की जाती है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले जो एप्लीकेशन आई होती है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक वो पार्ट होता है जिसमें हमें कैंडिडेट को बुलाना है जॉब के लिए बेटे। दूसरा वो पार्ट है जिससे हमें रिजेक्ट करना है, क्योंकि जिन कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन मैच नहीं कर पाते, जिनका एक्सपीरियंस लेवल, जिनका स्किल लेवल मैच नहीं कर पाता, उन्हें हम कंप्लीटली रिजेक्ट कर देते हैं, उन्हें हम बुलाते ही नहीं। ऐसा करके हम उनका और अपना दोनों का समय बचा रहे हैं बेटे। ठीक है, अननेसेसरी उन्हें बुलाना, इंटरव्यू लेना और फिर उन्हें ना करना, तो इससे अच्छा नहीं लगता, एथिकली ये सही नहीं होता बेटे। तो जिन कैंडिडेट के पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है ही नहीं, उन्हें हम शुरू में रिजेक्ट कर देते हैं, उन्हें बुलाते नहीं है आगे प्रोसेस के लिए। और जिनके पास है बेटे उन्हें फिर प्रिलिमिनरी इंटरव्यू यानी प्राथमिक इंटरव्यू, प्राथमिक साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। साक्षात्कार समझते हो ना बेटे, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है बिटवीन टू पर्सन, जिसमें एक इंटरव्यूअर होता है, एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेता है और इंटरव्यू जो होता है उसके बारे में इंटरव्यू लिया जा रहा है वो आंसर करता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म में जो चीजें उन्होंने नहीं बता पाई उसे कंफर्म करने के लिए हम प्रिलिमिनरी इंटरव्यू लेते हैं। हम उसके फैमिली बैकग्राउंड, उसके खुद के बारे में पता करने के लिए, उसकी जनरल नॉलेज, उसका इंटेलिजेंस लेवल चेक करने के लिए प्रिलिमिनरी इंटरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड आपका स्टेप आया था सिलेक्शन टेस्ट बेटे। ठीक है, तो पहला स्टेप था प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, प्राथमिक छटनी हमने की थी। और प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग दो टाइप से हुई थी बेटे। सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन आई थी उसमें से हमने रिजेक्टेड कैंडिडेट को वहां से हटा दिया था, फिर हमने प्रिलिमिनरी इंटरव्यू लिया था। जिन्होंने प्रिलिमिनरी इंटरव्यू सक्सेसफुली पास कर दिया उन्हें बेटे बुलाया जाता है उनका टेस्ट लेने के लिए, जिसे हम नाम देते हैं सिलेक्शन टेस्ट। और ये सिलेक्शन टेस्ट चार या पांच टाइप के आपके हो सकते हैं। पहला होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में ये कंफर्म किया जाता है कि सामने वाला जो पर्सन है उसका आईक्यू कैसा है, उसका इंटेलिजेंट क्वोशंट कैसा है बेटे। क्योंकि जो इंटेलिजेंट पर्सन होता है वो चीजों को लर्न बड़ी जल्दी करता है, सीखता बड़ी जल्दी बेटे। उसे हमें उन पर ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ता, ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते, एक बार बताने पर वो समझ जाता है। इसीलिए एक इंटेलिजेंट पर्सन बेटे, हर ऑर्गेनाइजेशन की इच्छा होती है कि इंटेलिजेंट पर्सन को वो हायर करे, ताकि बेटे मिनिमम एफर्ट से हम उसको सिखा सके काम। ठीक है, फिर था एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड में उसकी जो पोटेंशियल कैपेसिटी, जो हिडन कैपेसिटी हम जिसे कहते हैं बेटे, पोटेंशियल, उसकी क्षमताओं को देखना होता है। ठीक है, उसकी क्षमताएं देखनी होती है फॉर लर्निंग द न्यू स्किल्स। ठीक है, और साथ ही साथ बेटे उसकी ओवरऑल कैपेसिटी को भी जज किया जाता है। थर्ड था पर्सनैलिटी टेस्ट। उसमें उसके पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जाता है, उसके इमोशन, उसके रिएक्शंस, उसका मैच्योरिटी लेवल, उसका वैल्यू सिस्टम, इन सब को टेस्ट किया जाता है। फिर था ट्रेड टेस्ट बेटे। जिस जॉब पे हम उसे लगा रहे हैं, जिस जॉब के लिए हम उसे हायर करने वाले हैं, उस जॉब में, उस ट्रेड में वो स्पेशलाइज्ड है नहीं, तो उसने कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया है, तो उसे अच्छे से टाइप राइटिंग आती है या नहीं आती बेटे, वो टाइपिंग स्पीड कैसी है, उसे कंप्यूटर के बारे में, हार्ड डिस्क के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में पता है या नहीं पता। तो इसलिए उसका ट्रेड टेस्ट लिया जाता है। इसमें उसकी प्रोफेशनल नॉलेज और प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी को चेक किया जाता है। और लास्ट है इंटरेस्ट है, जिसमें हम इंटरेस्ट देखते हैं कि भाई जो जॉब हम उसे दे रहे हैं उसमें वो इंटरेस्टेड है या नहीं है बेटे। थर्ड था एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब उसका एम्प्लॉयमेंट संबंधित इंटरव्यू बेटे लिया जाता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू उसका लिया जाएगा बेटे। इंटरव्यू के बेस पे देखा जाएगा
कोई नाम है या नहीं है, सफिशिएंट है या नहीं है बच्चे। इंटरव्यू के थ्रू हम उसकी फिजिकल क्वालिटी, उसकी एकेडमिक डिग्री को, ठीक है, वेरीफाई करते हैं, उसका इंटरेस्ट देखते हैं, उसकी क्विक क्विक विटेडनेस देखते हैं, कितना जल्दी वो चीजों को कैप्चर करता है, कितना जल्दी वो चीजों को अक्वायर कर लेता है। जनरल इंटेलिजेंस लेवल देखेंगे, पावर कैपेसिटी उसकी देखेंगे, मेमोरी पावर, ठीक है बेटे। तो जो इंटरव्यू होते हैं मेनली दो टाइप के होते हैं। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, जो उसका शुरू में इंटरव्यू लिया जाता है, इसमें उसकी नॉलेज वगैरह चेक की जाती है, उसका बैकग्राउंड वगैरह चेक किया जाता है, फैमिली के बारे में डिस्क्रिप्शन लिया जाता है बेटे। सेकंड होता है फाइनल इंटरव्यू, जो एचआर मैनेजर लेता है, और एचआर मैनेजर अगर उसे इंटरव्यू पास कर देता है तो डिपार्टमेंटल मैनेजर लेता है, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में उसे काम कराना है उस डिपार्टमेंट का मैनेजर उसका इंटरव्यू बेटे लेता है। वो बड़ा जरूरी होता है डिपार्टमेंटल। देखिए एचआर मैनेजर तो ज्यादातर इंटरव्यू पास कर देता है, आगे छोड़ देता है डिपार्टमेंटल मैनेजर के, भाई आप देखिए आपको इससे काम करवाना है, आपको अपने अंडर से लेना है, तो बेटे डिपार्टमेंटल मैनेजर उसका इंटरव्यू लेता है, वो मेन इंटरव्यू होता है, वो पास करना बड़ा जरूरी होता है। डिपार्टमेंटल मैनेजर अगर रिजेक्ट कर देता है तो उसका किसी भी सर्कमस्टेंस में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे डिपार्टमेंटल मैनेजर ने रिजेक्ट कर दिया बेटे, तो उसका फाइनल इंटरव्यू लिया जा रहा है। यहां तक बेटे हम कल पढ़ चुके थे। आज देखिए फोर्थ पॉइंट आ रहा है सिलेक्शन प्रोसेस का, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग बेटे। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक बेटे, हर पर्सन का बैकग्राउंड भी चेक किया जाता है भाई, ठीक है। बैकग्राउंड देखा जाता है कि उसने पास में क्या क्या चीजें कही हुई है, कहीं उसने कोई डकैती, कोई चोरी, कोई लूट, कोई हत्या तो नहीं कर रखी भाई, कहीं हम एक ऐसे पर्सन को तो नहीं लगा रहे जिसका क्रिमिनल माइंड है बेटे, ठीक है। तो अगर ऐसा पर्सन है तो भाई तो ऑर्गेनाइजेशन उससे बचना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि वो फिर ऑर्गेनाइजेशन में भी चोरी चकारी डकैती वगैरह झगड़े वगैरह करेगा, तो हमें ऐसा कैंडिडेट भाई बिल्कुल नहीं चाहिए। रेफरेंस का मतलब होता है भाई, ठीक है, कि उसे इस जॉब के बारे में कैसे पता लगा, किसने उसे बताया भाई, उसने इंटरनेट पे देखा या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय ने उसे इंफॉर्मेशन दी, कैसे रेफरेंस मांगते भाई। हाउ डू यू नो अबाउट दैट जॉब, कि आपको इस जॉब के बारे में कैसे पता लगा, रेफरेंस मांगा जाता है। और जिस भी पर्सन ने रेफरेंस बेटे दिया हुआ होता है, अगर वो पर्सन फाइनली अपॉइंट हो जाए तो फिर बाद में जिस पर्सन का रेफरेंस दिया उस पर्सन से फिर इसके करेक्टर का भी, ठीक है, टेस्ट किया जाता है भाई ये कैरेक्टर कैसा है। आपने देखा होगा बेटे कि जब भी एक पर्सन का, ठीक है, सिलेक्शन कहीं होता है तो उसने जिस भी पर्सन के नंबर दे रखे होते हैं, जिस भी पर्सन के बारे में बता रखा होता है, तो उससे कंपनियां फोन करके उसके बैकग्राउंड को चेक करते हैं भाई कि ये जो पर्सन है ये कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, ज्यादा झगड़ालू तो नहीं है, इसने वाकई में ये डिग्रियां की हुई है नहीं की, कहीं ये, ठीक है, फर्जी दस्तावेज लेके घूम रहा है, तो बेटे बैकग्राउंड चेक किया जाता है। तो रेफरेंस एंड बैकग्राउंड देखिए, after a candidate is successfully declared in the interview, then some information about him is gathered from the person whose name figure in the column of reference has been given. तो बेटे जब उनसे एम्प्लॉयमेंट फॉर्म भरवाया जाता है तो एम्प्लॉयमेंट फॉर्म में रेफरेंस मांगा जाता है कि भाई किन्हीं दो पर्सन के रेफरेंस दो, तो जिन भी पर्सन की वो रेफरेंस देता है बेटे, तो फिर उन पर्सन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसके बारे में। दिस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कैरेक्टर, ये इंफॉर्मेशन उसके कैरेक्टर, उसके चरित्र के बारे में ली जाती है, चरित्र कैसा है, ठीक ठाक पर्सन है या नहीं है, कहीं झगड़ालू तो नहीं है, हत्यारा तो नहीं है, डकैती तो नहीं करता कहीं, उसके सोशल रिलेशन कि भाई समाज में उसका बिहेवियर कैसा है, लोगों के साथ कनेक्ट होके रहता है या नहीं रहता है, या फिर लोगों के साथ इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है भाई कि पास में उसने क्या क्या काम किया है, उसने कहाँ का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, कहाँ का जॉब की हुई है, या फिर वो फ्रेशर है, ये सब चीजें इंफॉर्मेशन ली जाती है बेटे। टू ऑब्टेन दिस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए द एम्प्लॉयर मे आल्सो कॉन्टेक्ट फ्रेंड ऑफ द कैंडिडेट, तो बेटे जो एम्प्लॉयर मालिक होता है वो उस कैंडिडेट के फ्रेंड्स को भी कॉन्टेक्ट कर सकता है, उसके पास्ट और उसके प्रेजेंट एम्प्लॉयज को भी कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से हम उस पर्सन का बेटे रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करते हैं कि भाई वो ठीक ठाक है या नहीं है, ठीक है, उसने कोई और डकैती वगैरह तो नहीं की हुई है, ठीक है, तो सब कुछ चेक किया जाता है, यानी ओवरऑल उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है। क्योंकि बेटे हर एम्प्लॉयर, हर मालिक की इच्छा होती है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे कैरेक्टर वाले, अच्छे ठीक ठाक लोग काम करे, ठीक है। हर एम्प्लॉयर बेटे गुंडों से बचना चाहता है, वो नहीं चाहता कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में एक गुंडा टाइप का एम्प्लॉय आ जाए जो बाकी एम्प्लॉय को भी धमकाए, बाकियों के साथ गलत व्यवहार करे बेटे, तो इसीलिए उसका रेफरेंस चेक किया जाता है। फिफ्थ देखिए सिलेक्शन डिसीजन।
अब उसका सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा। भाई उसका रेफरेंस और बैकग्राउंड हमने चेक कर लिया। अगर बेटे उसके दोस्तों ने ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन दिया कि हाँ भाई अच्छा बंदा है, मेहनती बंदा है, ठीक है, किसी से झगड़ा वगैरह नहीं करता, अपने काम से मतलब रखता है, यानी उसके बैकग्राउंड के बारे में अगर हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो फिर हम डिसीजन ले लेते हैं कि भाई उसे सेलेक्ट करना है या नहीं करना। देखिए, एप्लीकेंट हु क्लियर सिलेक्शन टेस्ट, तो जो एप्लीकेंट सिलेक्शन टेस्ट को क्लियर कर लेता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्लियर कर लेता है, उसका रेफरेंस भी हमें ठीक ठाक मिलता है, बैकग्राउंड ठीक ठाक मिलता है, प्रायर टू टेकिंग द फाइनल डिसीजन से लेने से पहले द ओपिनियन ऑफ द मैनेजर कंसर्न इज बीन टेकन। तो जो ओपिनियन होता है मैनेजर का, वो ओपिनियन लिया जाता है बेटे कंसर्न्ड मैनेजर का। कंसर्न्ड मैनेजर का क्या मतलब है यहाँ पर? उस डिपार्टमेंटल मैनेजर का जहां उसे काम करना है, ठीक है। कंसर्न्ड मैनेजर से डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। और कंसर्न मैनेजर वो मैनेजर बेटे जिस डिपार्टमेंट के अंडर उसे काम करना। फॉर एग्जांपल, अगर उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंडर काम करना है तो प्रोडक्शन मैनेजर से बेटे इंफॉर्मेशन ली जाएगी कि आपको ये बंदा ठीक लगा या नहीं लगा, इसे अपॉइंट करें या नहीं करें। तो कंसर्न मैनेजर अपनी कंसेंट देगा, अपनी सहमति देगा, उसके बाद उसका सिलेक्शन किया जाएगा बेटे, ठीक है। तो कंसर्न मैनेजर से उसका, ठीक है, बारे में पूछा जाएगा। अगर वो सहमति देता है तो उसका फाइनल सिलेक्शन कर लिया जाएगा। अदरवाइज अगर उसकी सहमति नहीं है तो हम किसी भी सर्कमस्टेंस में उसे सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे बेटे, क्योंकि जिस पर्सन के अंडर उसे काम करना है वही उससे सेटिस्फाई नहीं है तो फिर आगे बढ़ने का कोई महत्व नहीं बनता बेटे, ठीक है। तो सिलेक्शन डिसीजन ले लिया जाता है किससे पूछने के बाद? कंसर्न्ड मैनेजर से पूछने के बाद। फिर आता है मेडिकल एग्जामिनेशन बेटे। अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है, कंसर्न मैनेजर एग्री कर देता है बेटे, तो फिर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है, वही उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। ये देखा जाता है कहीं उसे कोई भयंकर बीमारी तो नहीं है, ठीक है, कहीं कोई भयंकर डिसीज, कोई भयंकर महामारी तो नहीं है उसे। तो ये अगर उसे कोई बीमारी हुई बेटे तो हो सकता है वो इन्फेक्शन के जरिए, संक्रमण के जरिए बाकी एम्प्लॉयज तक पहुंच जाए और पूरा ऑर्गेनाइजेशन बेटे बीमार पड़ जाए। तो इसीलिए उसका फाइनल डिसीजन लेने से पहले उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है बेटे, और ये देखा जाता है कि भाई कहीं कोई उसे महामारी तो नहीं है, कोई डिसीज तो नहीं, कोई सीरियस डिसीज तो नहीं है, ठीक है, जैसे टीबी हो गया, टीबी बेटे फैलता है सांस के जरिए। तो ये सब चीजें चेक की जाती है। तो देखिए, एट दिस स्टेज कैंडिडेट इज पुट इनटू द मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इस स्टेज के अंदर जो कैंडिडेट है उसे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए डाला जाता है। देयर आर थ्री एम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन के तीन उद्देश्य होते हैं, थ्री एम होते हैं। फिजिकल फिटनेस फॉर द जॉब कंसर्न, कि भाई जो जॉब वो करने वाला है, जो कार्य वो करने वाला है, उसके लिए वो फिजिकली फिट है या नहीं है, या मेडिकली फिट है या नहीं बेटे। आपने देखा होगा जब पुलिस की भर्ती या आर्मी की भर्ती होती है तो आपको पूरा मेडिकल टेस्ट कराया जाता है बेटे, सब चीजें टेस्ट कराई जाती है केवल ये जानने के लिए कि ये मेडिकली या फिजिकली फिट है या नहीं है फॉर द कंसर्न्ड जॉब बेटे। तो इसी तरह उनका, ठीक है, मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। सेकंड, टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इनफेक्टिशियस डिसीज। सेकंड बेटे इसलिए टेस्ट कराया जाता है ताकि जो इनफेक्टिशियस डिसीज होते हैं, इन्फेक्शन फैलाने वाले रोग होते हैं बेटे, ठीक है, उनसे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बचाया जा सके। क्योंकि अगर उस पर्सन को कोई इन्फेक्टियस डिसीज है, कोई इन्फेक्शन है बेटे, तो वो इन्फेक्शन बाकी एम्प्लॉयज तक भी पहुंचेगा और पूरा ऑर्गेनाइजेशन खतरे में पड़ सकता है। तो कोई भी एम्प्लॉयर, कोई भी ओनर, कोई भी मालिक इस तरह का खतरा नहीं लेता, इसीलिए उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है। और थर्ड देखा जाता है टू चेक एक्सेसिव एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। थर्ड देखा जाता है बेटे अगर उसे कोई बीमारी हुई तो कंपनी को बहुत ज्यादा खर्चा लग जाएगा उसके इलाज के ऊपर, ठीक है, तो उसके इलाज के लिए हम वो खर्चा उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे, इसके लिए भी फिर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है। कन्विंस्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, तो मेडिकल एग्जामिनेशन का सिग्निफिकेंस, महत्व को देखते हुए nowadays no appointment can be made in any organization without first going to the medical examination। तो ये कह रहे हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन का बहुत ज्यादा महत्व होता है, और इसके इतने ज्यादा महत्व को देखते हुए आज के समय कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी एम्प्लॉय को नहीं लेता उसका मेडिकल चेकअप कराए बिना, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराए बिना। तो ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन आज के समय हर एम्प्लॉय का मेडिकल चेकअप कराते हैं ताकि उन्हें पता लग जाए उसे कोई महामारी तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं बचे, और अगर छोटी मोटी बीमारी है तो ऑर्गेनाइजेशन कितना अफोर्ड कर सकता है, तो इसके लिए उनका चेकअप कराया जाता है बेटे।
सातवां है जॉब ऑफर। अगर वो मेडिकली फिट पर मिलता है, उसे कोई किसी तरह की बेटे रोग नहीं है, कोई किसी तरह की बीमारी नहीं है, तो उसे फाइनली जॉब ऑफर प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है, उसे लेटर दे दिया जाता है जॉब का बेटे। तो देखिए, आफ्टर सक्सेसफुली क्लियरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, तो मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट क्लियर करने के बाद, ठीक है, ही बिकम्स एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय बन जाता है। ठीक है, इन दिस फेज द अपॉइंटी साइन वेरियस डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो बेटा एम्प्लॉय वो बन जाता है, सेलेक्टेड कैंडिडेट वो हो जाता है। ठीक है, फॉर जॉब ऑफर द अपॉइंटमेंट लेटर इज हैंडेड ओवर टू होम हिम। ठीक है, जॉब ऑफर देने के बाद उसे अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है, एक अपॉइंटमेंट लेटर बनता है हर हर किसी का, तो अपॉइंटमेंट लेटर उसे सौंप दिया जाता है वैसे। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद अ डेट इज मेंशन, उस अपॉइंटमेंट लेटर में एक डेट मेंशन कर दी जाती है। ठीक है, व्हेन ही हैज टू रिपोर्ट फॉर द ड्यूटी, तो वो कब ड्यूटी को रिपोर्ट करेगा, कब ड्यूटी पर बेटे लगेगा, इसके लिए उसे एक रिपोर्ट सौंप दी जाती है। उसे किस तारीख से ज्वाइन करना है ऑर्गेनाइजेशन, ये डेट उसमें मेंशन कर दी जाती है। तो जो भी डेट मेंशन की जाती है उस डेट को उसे रिपोर्ट करना होता है ड्यूटी के ऊपर बेटे। ठीक है, तो जॉब ऑफर। और लास्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और जो भी बेटे वो जॉब कर रहा है उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जाता है, जैसे कि उसकी सैलरी कितनी रहेगी, ओवर टाइम अगर लेंगे तो उसको किस हिसाब से पेमेंट की जाएगी बेटे, मेडिकल फैसिलिटी कैसे दी जाएगी, ठीक है, जो लीव होती है, छुट्टियां होती है, उसके क्या रूल्स रेगुलेशन है, ये सब चीजें डिसाइड कर दी जाएगी बेटे। यानी कि लास्ट में एम्प्लॉयमेंट से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जाएगा, जिससे साइन करेगा वो एम्प्लॉयर, और साथ ही साथ एम्प्लॉयर यानी कि ओनर और मालिक भी साइन करेगा बेटे। जैसे दोनों साइन कर देंगे तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो जाएगा। अब अगर इस कॉन्ट्रैक्ट की आपने अवहेलना की बेटे, इस कॉन्ट्रैक्ट को आपने नेग्लिजेंट किया, ठीक है, तो अब किसी के ऊपर भी केस हो सकता है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेटे एक तरह से रिटर्न प्रूफ होता है एम्प्लॉयमेंट की गारंटी का, एम्प्लॉयमेंट का बेटे। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को आप अवॉइड करते हो, चाहे वो एम्प्लॉयर करे या एम्प्लॉय करे बेटे, तो कोई भी किसी पर केस कर सकता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ जॉब ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद ही बिकम्स एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का एक एम्प्लॉय बन जाता है। इन दिस फेज द अपॉइंटी साइन वेरियस डॉक्यूमेंट, जो अपॉइंटी है वो वेरियस डॉक्यूमेंट को साइन करता है। मेन डॉक्यूमेंट अमंग देम इज अटेस्टेड फॉर्म, तो जो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं वो अटेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, अटेस्ट तो आपको समझता ही बेटे कि वेरियस अथॉरिटी के साइन कराए जाते हैं, सेल्फ अटेस्ट भी करवा लेते हैं आज के समय कंपनियां, या फिर कह देते हैं भाई कि आप अटेस्ट करा के लाओ। आप अपने पार्षद से अटेस्ट करा सकते हैं, या किसी स्कूल के प्रिंसिपल से अटेस्ट करा सकते हैं, या गवर्नमेंट ऑफिस में जो ए ग्रेड या बी ग्रेड की जॉब करते हैं वो इनको अटेस्ट कर सकते हैं, तो अटेस्ट करवा लिए जाते हैं। In this detailed description of the employee is provided which he himself attest, तो ये कह रहे हैं कि इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन होती है जिसे वो खुद अटेस्ट करता है। आज के समय एम्प्लॉय खुद अटेस्ट करता है उसको बेटे। दिस कैन बी यूज एट अ टाइम ऑफ नीड इन फ्यूचर, तो फ्यूचर में बेटे इस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज फ्री, इसके साथ साथ एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट भी तैयार कर लिया जाता है, जिसमें ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले जॉब टाइटल, सबसे पहले बताया जाता है आपको क्या जॉब टाइटल का मतलब होता है, पोस्ट बेटे, कौन सी पोस्ट आपको दी गई है, आप सुपरवाइजर हो या आप प्रोडक्शन मैनेजर हो या जनरल मैनेजर हो या मार्केटिंग मैनेजर हो या आप एक लेबर हो, वर्कर हो, तो जॉब टाइटल आपको दिया जाता है कि आपको कौन सी जॉब परफॉर्म करनी है, जॉब टाइटल जिससे आपकी आइडेंटिफिकेशन क्रिएट होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आप सुपरवाइजर हो तो सुपरवाइजर आपका जॉब टाइटल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको आपकी जिम्मेदारियां, आपको अपनी ड्यूटीज बताई जाएंगी कि आपको कौन कौन सी ड्यूटी परफॉर्म करनी है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। डेट ऑफ रेगुलर सर्विस, किस डेट से आपको ज्वाइन करना है ये आपको बताया जाएगा। रेट ऑफ रेमुनरेशन, आपको सैलरी किस हिसाब से पे की जाएगी ये आपको बताया जाएगा बेटे। अलाउंसेस, एक्स्ट्रा अलाउंस किस तरह से, जैसे हाउस रेंट अलाउंस होता है बेटे, डीए डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता होता है, ये आपको गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मिलते हैं ज्यादातर डीए तो वैसे, ठीक है, लेकिन प्राइवेट जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हें एचआरए जरूर मिलता है, हाउस रेंट अलाउंसेस। वर्किंग आवर्स कितने हैं, 8 घंटे हैं, 7 घंटे हैं, 11 घंटे हैं, 12 घंटे हैं। लीव रूल्स क्या है भाई, आपको छुट्टी लेनी है तो आपको किससे, ठीक है, किससे अनुमति लेनी पड़ेगी, किससे आपको लीव लेनी है बेटे। ग्रीवेंस रिमूवल प्रोसीजर, ग्रीवेंस होते हैं झगड़े, अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपके झगड़े हो जाते हैं पहले तो उसे हम किस तरह से रिमूव करेंगे ये देखा जाता है।
ठीक है। डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, भाई कौन कौन से डिसिप्लिन आपको फॉलो करने, डिसिप्लिन मतलब रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना। जो प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेगा वो डिसिप्लिन में रहता है, जो रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते वो डिसिप्लिन में नहीं रहते। टर्मिनेशन प्रोसीजर, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में छोड़कर जाना है तो आपको कैसे छोड़ना है, मतलब कितने दिन पहले आपको बेटे रिजाइन लेटर देना है, ठीक है, कितने दिन पहले आपको एम्प्लॉयर को बताना है, क्योंकि ये रूल होता है यार ऑर्गेनाइजेशन का, भाई आपको छोड़ के जाना है आप जा सकते हो, लेकिन आपको इतने दिन पहले, 15 दिन पहले या 20 दिन पहले बताना पड़ेगा, ताकि हम उस जॉब की अरेंजमेंट कर सके, एक नए एम्प्लॉय को हम अपॉइंट कर सके। ठीक है, तो ये था सिलेक्शन प्रोसीजर। अब आ जाइए 6.4 पर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। 6.4 आ रहा है आपका नया टॉपिक, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए, किसी एक काम में एक्सपर्ट बनने के लिए, किसी एक काम में स्पेशलाइज बनने के लिए दी जाती है ट्रेनिंग बेटे। ट्रेनिंग के जरिए आप किसी एक पर्टिकुलर टास्क में स्पेशलाइज बन जाते हो, ठीक है। जबकि डेवलपमेंट में आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है बेटे, पूरा मानसिक विकास होता है। सभी, जब हम एक एम्प्लॉय को सभी काम के लिए केपेबल बना रहे हैं, सारे काम सिखा रहे हैं, चाहे प्रोडक्शन का, परचेज का, मार्केटिंग का या फाइनेंस का हो, तो हो रही है उसकी डेवलपमेंट। अगर हम उसको केवल एक ही काम में स्पेशलाइज बना रहे हैं, एक ही काम में उसे लगा रहे हैं, केवल मान लीजिए परचेज में उसे स्पेशलाइज बना रहे हो, परचेज से रिलेटेड ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो होती है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के जरिए हम केवल एक काम में स्पेशलाइज बनते हैं, एक पर्टिकुलर वर्क में हम स्पेशलाइज होते हैं। जबकि जो डेवलपमेंट होता है बेटे, उसमें हम ओवरऑल वर्क के लिए, सारे काम के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, अपना मानसिक डेवलपमेंट करते हैं, मानसिक विकास करते रहते हैं। तो ध्यान रखिए, ट्रेनिंग का फोकस केवल एक काम पर होता है, डेवलपमेंट का फोकस ओवरऑल वर्क पर होता है। ठीक है, डेवलपमेंट में हमारा ओवरऑल विकास होता है, संपूर्ण विकास होता है। ट्रेनिंग में हम केवल एक काम में एक्सपर्ट बन पाते हैं। ठीक है बेटे, देखिए 6.4 ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। 6.4 ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है बेटे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए, आफ्टर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, तो ये बता रहे हैं आपको कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करने के बाद, ठीक है, अंडर द स्टाफिंग प्रोसेस द नेक्स्ट फेज इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो बेटे, अगर एक पर्सन का सिलेक्शन हो जाए, उसे ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट कर लिया जाता है, तो अब उसे ट्रेनिंग देनी होती है, उसे उस काम में बेटे स्पेशलाइज बनाना पड़ता है, ताकि उस काम को प्रॉपर ढंग से कर सके बेसिकली। ठीक है, तो देखिए, अमंग द डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे प्रोडक्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो आपको पता ही है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इकोनॉमिक्स में आपको बताया गया होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमारे होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटे, एज द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल अदर रिसोर्स, क्योंकि बाकी जो अदर रिसोर्स है उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन डिपेंड करता है ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर ह्यूमन, बेटे मैंने बताया था दो तरह के रिसोर्स होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव जो चलता फिरता होता है, खुद काम करता है। पैसिव बेटे जो रखा का रखा रहेगा, जब तक उसे ह्यूमन रिसोर्स नहीं चलाएगा वो एज इट इज रहेगा। तो बेटे पैसिव रिसोर्स को एक्टिवनेस में लाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में या फेलियर में। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हासिल नहीं कर पाएगा। अगर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स ब्रिलियंट है, जबरदस्त है, तो ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली सक्सेसफुल हासिल कर लेगा, सक्सेस हासिल कर लेगा। आगे देखिए, अब आ रहा है ट्रेनिंग द कंसेप्ट। तो ट्रेनिंग होता है बेटे, ट्रेनिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिजाइन टू मेंटेन एंड इंप्रूव द करंट जॉब परफॉर्मेंस। तो जो जॉब आप कर रहे हो, उस करंट जॉब में आपको बेटे स्पेशलाइज्ड बनाने के लिए, स्किलफुल बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग आपको करंट जॉब में या केवल एक टाइप की जॉब में स्पेशलाइज बनाती है, स्किलफुल बनाती है। सो ट्रेनिंग आर दोस प्रोग्राम विच स्पेशलाइज अ पर्टिकुलर पर्सन इन वन जॉब, ओनली वन जॉब, बेटे ट्रेनिंग रहती है वो। तो देखिए, ट्रेनिंग का कंसेप्ट आ रहा है आपके सामने, ह्यूमन रिसोर्स अपॉइंट टुवर्ड्स द ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये कह रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स को बेटे ह्यूमन फैक्टर के लिए सेलेक्ट किया जाता है, which is in itself include employees of all level। और ह्यूमन रिसोर्स में सभी लेवल पर, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, सभी लेवल पर बेटे एम्प्लॉइज का सिलेक्शन किया जाता है।
डेवलपमेंट मीन्स, अब देखिए डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। डेवलपमेंट मीन्स टू मेक एम्प्लॉय एक्सपर्ट इन ऑल फील्ड। मैंने बता ही दिया बेटे, डेवलपमेंट में ऑल फील्ड या ओवरऑल डेवलपमेंट की जाती है, ठीक है। डेवलपमेंट यानी कि विकास बेटे, तो इसे हमें ऑल फील्ड यानी कि सभी काम में, ऑल फील्ड वाला आप समझ रहे होंगे, परचेज में, प्रोडक्शन में, ठीक है, सेलिंग में, फाइनेंसिंग में, एचआर में, सभी फील्ड में उसको बेटे, ठीक है, चीजें सिखाई जाती है, उसका डेवलपमेंट किया जाता है। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है टू मेक एम्प्लॉयज एक्सपर्ट इन ऑल द फील्ड, टू डेवलप वर्सैलिटी। वर्सैलिटी मतलब समझते हो ना, विविधताएं, जो सारे काम में एक्सपर्ट पर्सन होता है वो वर्सेटाइल होता है, जो सभी काम को अच्छे ढंग से कर पाता है वो वर्सेटाइल होता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट के थ्रू वर्सेटैलिटी क्रिएट की जाती है among the employees. Now the question arises, is it necessary to make employee of all level expert in every field? अब एक क्वेश्चन आता है, क्या ये जरूरी है कि एक एम्प्लॉय को सभी फील्ड में एक्सपर्ट बनाया जाए भाई? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता भाई, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में हर काम स्पेशल होता है, तो इसीलिए हम बेटे हर काम को स्पेशलाइज्ड पर्सन से करवाते हैं। ये नहीं कि हम एक पर्सन को सभी काम में स्पेशलाइज बनाएं, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं, ठीक है, कोई भी जरूरी नहीं होता। While answering this question, it can be said that in comparison to other managerial level employee need more expertise in all field. तो जो मैनेजरियल एम्प्लॉय होते हैं उन्हें सभी फील्ड में एक्सपर्ट होना जरूरी है, जबकि जो लेबर होता है उन्हें सभी फील्ड में एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक जनरल मैनेजर बेटे, जनरल मैनेजर होता है, उसे सभी काम संभालने होते हैं, ठीक है, परचेस के भी, सेल के भी, ठीक है, मार्केटिंग के भी, फाइनेंस के भी, सारे काम उसे संभालने होते हैं। तो मैनेजरियल जॉब जो होते हैं बेटे, उसमें हम सभी काम में एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए मैनेजरियल पोस्ट जो होते हैं वहां डेवलपमेंट का होना जरूरी होती है, जरूरी होता है, जबकि लेबर पोस्ट जो होती है वहां डेवलपमेंट का होना जरूरी नहीं होता, वहां एक काम में एक्सपर्ट होने से भी आपका काम बन जाता है, ठीक है। देखिए, तो कहते हैं भाई मैनेजर लेवल के लिए डेवलपमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। दस देयर ऑल अराउंड डेवलपमेंट इज एसेंशियल। तो मैनेजरियल पोस्ट के लिए, मैनेजर्स का काम करने के लिए ऑल अराउंड डेवलपमेंट का होना जरूरी होता है। दैट इज व्हाई द टर्म डेवलपमेंट इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर द मैनेजर। तो इसीलिए जो डेवलपमेंट की टर्म्स होते हैं ये ऑफ्टन ऑफ्टन मैनेजर्स के लिए यूज होते हैं। इनके लिए यूज होती है मैनेजर्स के लिए। जबकि जो ट्रेनिंग शब्द होता है, ट्रेनिंग वर्ड यूज होता है बेटे, ये वर्कर या लेबर के लिए यूज होता है, ठीक है, वर्कर या लेबर के लिए। क्योंकि वर्कर या लेबर को हम केवल एक काम में, मान लीजिए केवल प्रोडक्शन में एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, जबकि जो मैनेजर्स होते हैं बेटे वो सारे काम में एक्सपर्ट होने चाहिए, परचेस में भी, सेल में भी, मार्केटिंग में भी, एचआर में भी, सब में एक्सपर्ट होने चाहिए, ठीक है। तो अब देख लीजिए ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस। तो ट्रेनिंग एक ऐसी प्रक्रिया या ऐसा प्रोसेस होता है बाय विच effort is made to increase the knowledge and skill of employee for successfully accomplish of a specific job. तो ट्रेनिंग का फोकस हमेशा एक स्पेसिफिक जॉब पर होता है, एक स्पेशल जॉब पर होता है, और एक स्पेशल जॉब में सामने वाले पर्सन को एक्सपर्टाइज बनाया जाता है ट्रेनिंग के थ्रू। किसके थ्रू? ट्रेनिंग के थ्रू। तो इसलिए कहा गया है ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस। तो ट्रेनिंग एक प्रोसेस या प्रक्रिया होती है बाय विच, जिसके जरिए एफर्ट्स इज मेड, जिसके जरिए एफर्ट्स किए जाते हैं टू इंक्रीज द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉय टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। बट ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक पर्सन की नॉलेज और स्किल्स को इंप्रूव किया जाता है फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेशल टास्क, अ स्पेशल जॉब बेटे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस, ट्रेनिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस बाय विच, जिसके जरिए, ठीक है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स इज इम्पार्टेड टू अ पर्सन फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेशल जॉब बेटे, ठीक है। तो एक स्पेशल जॉब को पूरा करने के लिए जो स्किल्स या नॉलेज की आवश्यकता होती है वो हमें ट्रेनिंग के जरिए देनी होती है, ठीक है। डिफरेंट स्कॉलर्स हैव गिव द डिफरेंट मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। अब देखिए मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग आ रही है। पहली जो डेफिनेशन है ट्रेनिंग की वो दी है एडविन बी फ्लिपो ने। फ्लिपो की डेफिनेशन देखिए, ट्रेनिंग इज द एक्ट। तो ट्रेनिंग एक ऐसा एक्ट होता है, ऐसा एक्शन होता है of increasing the knowledge and skills of an employer for doing a particular job. तो एडविन फ्लिपो की बिल्कुल साफ सुथरी डेफिनेशन है, क्लियर डेफिनेशन है कि ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, ट्रेनिंग एक ऐसा एक्ट होता है बाय विच वी इंक्रीज द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ अ एम्प्लॉयर फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर जॉब। एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए स्पेशल स्किल्स, स्पेशल नॉलेज देना ही ट्रेनिंग कहलाता है।
डेल एस बीच की डेफिनेशन देखिएगा, ट्रेनिंग इज द ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर। इन्होंने क्या किया भाई, ट्रेनिंग एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होता है, एक व्यवस्थित प्रोसीजर होता है, बाय विच, जिसके जरिए पीपल लर्न नॉलेज एंड स्किल्स फॉर डिफाइनिंग अ पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, तो जिसके जरिए बेटे जो लोग होते हैं नॉलेज और स्किल हासिल करते हैं फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब। तो ये थी आपकी ट्रेनिंग की डेफिनेशन। अब ट्रेनिंग के फीचर आपके सामने आ रहे हैं। आई होप आपको ट्रेनिंग समझ आ गया होगा बेटे। ट्रेनिंग का मतलब एक स्पेशल जॉब को परफॉर्म करने के लिए नॉलेज एंड स्किल्स प्रोवाइड कराना होता है। फीचर आ रहे हैं। पहला फीचर देखिए, एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट नॉट द वेस्टेज। अब सबसे एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो ट्रेनिंग पर खर्चा होता है उसे हम क्या कहें, एक्सपेंडिचर कहें या इन्वेस्टमेंट कहें। तो बेटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इसे हमेशा क्या कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट। क्योंकि ट्रेनिंग पर जो खर्चा किया जाता है उसे स्पेशलाइजेशन हासिल करते हैं हमारे वर्कर, ठीक है, जॉब को अच्छे ढंग से परफॉर्म करते बेटे, तो ये इन्वेस्टमेंट होती है, ये कभी भी एक खर्चा नहीं होता। ठीक है, ये कभी भी एक खर्चा नहीं होता। देखिए, एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट नॉट एक्सपेंडिचर, नॉट एक्सपेंडिचर। तो ट्रेनिंग पर जो किया गया खर्चा होता है वो इन्वेस्ट, बट इन्वेस्टमेंट वो चीज होती है जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड कराकर देती है। तो ट्रेनिंग में बेटे हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड कराकर देते हैं। ट्रेनिंग से जो वर्कर होते हैं वो स्पेशलाइज नॉलेज, स्पेशलाइज स्किल सीखते हैं काम को करने के, काम को एफिशिएंट ढंग से करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में परफॉर्म करते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की बेटे कॉस्ट रिड्यूस होती है, प्रॉफिट हाई होता है, लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन को इसका फायदा मिलता है। खर्चे वो होते हैं जो केवल एक साल में आपको बेटे बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में यही डिफरेंस होता है। एक्सपेंडिचर वर्ड यूज किया जाता है कैपिटल एक्सपेंस के लिए, पूंजीगत खर्चों के लिए, जैसे मशीन परचेस करके लाना, खर्चा तो हुआ है भाई, 5-6 लाख रुपए तो गए हैं, लेकिन उसे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए वो एक्सपेंडिचर है। दूसरा बेटे सैलरी पे करना, सैलरी आपका शॉर्ट टर्म है, एक साल में आपका वो खर्चा है भाई, एम्प्लॉय जब तक है तब तक बेनिफिट देगा, जाने के बाद क्या बेनिफिट हमें देगा, तो वो शॉर्ट टर्म खर्चा होता है। तो जो ट्रेनिंग दी जाती है बेटे उसे हम इन्वेस्टमेंट की तरह काउंट करते हैं, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट हमें मिलता है, लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन को इसका लाभ मिलता है। देखिए, the most important feature of training is that expense occurred on it constitute investment not wastage। तो जो खर्चा होता है बेटे, ठीक है, ट्रेनिंग के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट होता है, वेस्टेज नहीं होती। In other words, expense incurred on training today will provide benefit to the organization for a very long time। तो ये कह रहे हैं आज हमने जो खर्चा किया है बेटे ट्रेनिंग के ऊपर वो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड कराकर देगा, हमें लंबे समय तक बेनिफिट प्रोवाइड कराकर देगा। ठीक है, और इससे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला ये फीचर था। सेकंड फीचर देखिए क्या आ रहा है आपका, रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक जॉब। बिल्कुल आसान सा है, ये हमेशा एक स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड होती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर वर्क में, पर्टिकुलर टास्क में स्पेशलाइज बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। जबकि जो डेवलपमेंट वाला यूज होता है बेटे वो ओवरऑल एफिशिएंसी के लिए होता है, ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल हमें डेवलपमेंट प्रोवाइड कराकर देता है, जो मैनेजर के लिए यूज होता है। सो रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक जॉब, तो सिंपल सी बात है, जो ट्रेनिंग है वो एक स्पेसिफिक जॉब, एक स्पेशल जॉब के लिए दी जाती है। तो देखिए, ट्रेनिंग डज नॉट मीन इंक्रीज द जनरल नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉय। तो ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि हम उसकी जनरल नॉलेज, जीके को बढ़ाएं, भाई जीके नहीं बढ़ानी है हमें ट्रेनिंग के जरिए, ट्रेनिंग के जरिए हमें उसे काम को सिखाना है, भाई ये काम है, इस काम को आपको सीखना है, इसकी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, इस काम में आप एक्सपर्ट बन जाइए, स्पेशलाइज बन जाइए, बस हमें यही चाहिए आपसे। ठीक है, तो इसलिए बेटे ये जनरल नॉलेज के लिए नहीं दी जाती, रादर इट मीन टू इंक्रीज द स्किल ऑफ द एम्प्लॉय। इससे बेटे जॉब से रिलेटेड स्किल, जॉब से रिलेटेड नॉलेज को बढ़ाना होता है बेटे। ठीक है, तो ये हमेशा एक स्पेशल जॉब से रिलेटेड होती है। सेकंड है बेनिफिशियल टू बोथ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज टू एम्प्लॉय। तो दोनों के लिए ये बेनिफिशियल होती है। तो थर्ड पॉइंट है आपका बेनिफिशियल टू बोथ, बेनिफिशियल टू बोथ बेटे, दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है, ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और साथ ही साथ एम्प्लॉयज के लिए बेटे। देखिए, अगर मान लीजिए आपको हैवी मशीन चलानी है और बिना ट्रेनिंग के आपको हैवी मशीन पर भेज दिया जाता है बेटे, तो मशीन चलाने में बहुत खतरा, बहुत डेंजर होता है बेटे। ठीक है,
तो अगर बिना ट्रेनिंग दिए उसे सीधा मशीन पर भेज दी जाए तो उससे खुद की जान पर भी खतरा लग जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन को भी बेटे उसे कंपनसेशन पे करना पड़ सकता है 4, 5, 7, 8, 10 लाख का, ठीक है, लाखों रुपए का कंपनसेशन पे करना पड़ता है। तो दोनों का ही नुकसान होता है। लेकिन अगर हमने ट्रेनिंग दे दी उस पर्सन को अच्छे से काम करने के लिए, ठीक है, देखिए फैक्ट्री के अंदर डेंजरस काम होते हैं, फायर वाले काम भी होते हैं, आग में बेटे कई चीजों को पिघलाया जाता है, मशीनों पे कई चीजों को बनाया जाता है बेटे। तो ये कुछ ऐसे टास्क होते हैं फैक्ट्री के अंदर जिसके लिए पहले से ट्रेनिंग देना बड़ा जरूरी हो जाता है बेटे। विदाउट ट्रेनिंग अगर आप किसी एम्प्लॉय को भेज रहे हो, यानी कि आप उसकी लाइफ को डेंजर में डाल रहे हो, आप उसकी लाइफ को खतरे में डाल रहे हो। अगर कुछ, ठीक है, इमरजेंसी हो गई बेटे, कुछ घटना घट गई मान लीजिए, ठीक है, तो इससे उसकी लाइफ को तो नुकसान पहुंचेगा ही, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी लॉस होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा बेटे, ठीक है। भारतीय गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया हुआ है कि वर्क प्लेस पर अगर आपके साथ कोई घटना होती है, कोई इवेंट होता है, तो उसका हर्जाना, उसका कंपनसेशन कंपनी पे करती है बेटे। तो इसीलिए बिना ट्रेनिंग के आप काम करा रहे हैं तो अपना और साथ ही साथ सामने वाले का नुकसान भी कर रहे हैं। तो बेटर रहेगा हम ट्रेनिंग देने के बाद ही उस पर्सन को बेटे काम पर भेजें। तो ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस, तो ट्रेनिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है दैट इज एज मच बेनिफिशियल टू द एम्प्लॉय एज वेल एज टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों के लिए बेटे बेनिफिशियल होती है। ऑन द वन हैंड, एक तरफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन रिलीज इट्स ड्रीम रियलाइज इट्स ड्रीम ऑफ मोर प्रोडक्शन एट लो कॉस्ट। तो ट्रेनिंग देने से बेटे प्रोडक्शन बढ़ेगा और कॉस्ट कम होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा कि मोर प्रोडक्शन एट लो कॉस्ट। एंड ऑन द अदर हैंड बेटे जो एम्प्लॉय होगा उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ, एफिशिएंसी यानी कि कम समय, कम टाइम, कम कॉस्ट में काम करना एफिशिएंसी कहलाता है। तो एक एम्प्लॉय बेटे एफिशिएंट हो जाएगा, कम समय में ज्यादा काम करने के लायक हो जाएगा, ठीक है, और वो बेटर गुड्स बेटे अच्छे क्वालिटी गुड्स बना पाएगा लेस टाइम और लेस कॉस्ट में। बिसाइड्स इसके साथ साथ देयर विल बी फ्यू एक्सीडेंट्स एंड देयर लाइव्स विल रिमेन सेफ। तो इससे बेटे एक्सीडेंट के चांस भी नहीं रहेंगे और उनका जो जीवन है, उनकी लाइफ है, सुरक्षित रहेगी बेटे, ठीक है, एंड सिक्योर रहेगी। फोर्थ है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो बेटे ट्रेनिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नए वर्क लगातार आते रहते हैं, मशीनों में अपडेट होती रहती है, प्रोडक्ट में नई अपडेशन होती रहती है, रिसर्च होता रहता है बेटे। तो एक नए काम को करने के लिए नई ट्रेनिंग देनी पड़ती है। जितनी ज्यादा बेटे टेक्नोलॉजी डेवलप होती चली जाती है, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी में है, तो नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है बेटे। और आज के समय आपको पता है बिजनेस एनवायरनमेंट कितना ज्यादा डायनेमिक होता है, इतनी ज्यादा बेटे, ठीक है, गतिशीलता देखने को मिलती है बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो जैसे कोई नया चेंजेस आया, नई मशीन आई, नया प्रोसेस आया, आपको फिर से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो एक कॉन्टिन्यूअस लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी। देखिए, ट्रेनिंग इज नॉट अ प्रोसेस दैट विल इम्पार्ट फुल नॉलेज अबाउट द जॉब इन वन गो। तो एक बार में बेटे ट्रेनिंग नहीं दे सकते हम। Whenever a new method or new technology come in an organization, training become imperative। तो बेटे जब भी कोई नया प्रोसेस आता है तो ट्रेनिंग देना कंपल्सरी हो जाता है, इंपैरेटिव हो जाता है। बिना ट्रेनिंग के फिर हम कार्य नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है, काम नहीं कर पाएंगे। दस इसलिए whenever there is any change in business, there is a need for training। तो जब भी बिजनेस में कोई चेंजेस आते हैं हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है, ट्रेनिंग की जरूरत हमें पड़ती है। Therefore, ट्रेनिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो इसीलिए ट्रेनिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। फिफ्थ देखिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। बिल्कुल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अलग अलग है बेटे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट, एब्सोल्युटली। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अलग अलग होते हैं। ट्रेनिंग का मतलब केवल वन पर्टिकुलर जॉब, वन स्पेसिफिक जॉब में एक्सपर्ट बनाना होता है बेटे। ट्रेनिंग के जरिए आप एक स्पेशल जॉब में एक्सपर्ट बनते हो, एक काम आप सीखते हो। जबकि जो डेवलपमेंट होते हैं बेटे वो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं, यानी कि ऑल फील्ड, सभी फील्ड में एक्सपर्ट बनाती है बेटे, सभी फील्ड में एक्सपर्ट बनाती है। ट्रेनिंग हमेशा एक वर्कर या लेबर के लिए होती है, एक मजदूर के लिए ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उसको एक काम अच्छे ढंग से सिखाया जा सके। जबकि जो डेवलपमेंट है बेटे वो मैनेजरियल पोस्ट यानी मैनेजर्स के लिए की जाती है, क्योंकि हमें मैनेजर्स की आवश्यकता सभी लेवल पर पड़ती है, सभी काम में पड़ती है। तो डेफिनेटली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अलग अलग होते हैं। ट्रेनिंग से केवल एक काम सीखा जाता है, डेवलपमेंट से सारे काम सीखे जाते हैं। ट्रेनिंग वर्कर के लिए होती है जबकि डेवलपमेंट मैनेजर्स के लिए होती है। देखिए, ट्रेनिंग एम्स एट मेकिंग एम्प्लॉय स्किलफुल इन अ स्पेसिफिक जॉब। तो ट्रेनिंग का एम होता है बेटे केवल एक काम में ही, ठीक है, एक काम में ही स्किलफुल बनाना, एक काम में ही उसे एक्सपर्ट बनाना, ठीक है, ट्रेनिंग का मतलब।
और जबकि डेवलपमेंट का मतलब होता है ऑल फील्ड, सभी फील्ड में, सभी कार्य में। फील्ड का मतलब समझ रहे हो ना, परचेज, सेल, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारी फील्ड है बेटे। तो इन सभी फील्ड में एक्सपर्ट बनाना डेवलपमेंट का काम होता है, ठीक है। ट्रेनिंग इज असेंशियल फॉर ऑल द लेवल ऑफ एम्प्लॉय, ट्रेनिंग सभी लेवल के एम्प्लॉय के लिए जरूरी होती है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो केवल मैनेजरियल एम्प्लॉय के लिए जरूरी होती है। दोनों डिफरेंस मैंने क्लियर कर दिए बेटे। लास्ट पॉइंट आ रहा है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर डिफरेंट। तो यहाँ ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस बताया, अब ट्रेनिंग और एजुकेशन में आपको डिफरेंस बताया जा रहा है। तो बेटे ट्रेनिंग अलग होती है, ट्रेनिंग आपको प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड कराकर देती है, जबकि एजुकेशन आपको थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड कराकर देती है। एजुकेशन के बाद भी आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है उस काम को करने के लिए, क्योंकि एजुकेशन से तो केवल आपको थ्योरेटिकल नॉलेज, आपकी जनरल नॉलेज इंप्रूव होते हैं रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर वर्क, जबकि ट्रेनिंग से आप काम सीखते हो, ट्रेनिंग से आप काम को करने के लायक बनते हो बेटे, ठीक है। अब ये नहीं कि आपने 11th और 12th की अकाउंटेंसी पढ़ ली, अकाउंट्स आपने पढ़ लिया तो आपको सीधा टैली पर बिठा दिया जाएगा और आप काम कर लोगे, ऐसा कभी नहीं होगा बेटे, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। आपको टैली सीखनी पड़ेगी पहले, टैली को ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी बेटे, ठीक है, तब जाके आप टैली को चला पाओगे। ये नहीं कि 11th 12th में आपने अकाउंटेंसी पढ़ ली तो आप टैली चला दोगे, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ट्रेनिंग और एजुकेशन में भी डिफरेंस होता है। एजुकेशन केवल आपको थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड कराकर देती है, जबकि ट्रेनिंग आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देती है टू डू अ पर्टिकुलर वर्क, टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। तो इसीलिए ट्रेनिंग एंड एजुकेशन भी अलग अलग है। तो लास्ट पॉइंट में बता रहे ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर डिफरेंट। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर डिफरेंट। देख लेते हैं, knowledge and skill of an employee are increased to perform a specific job by imparting relevant training with his general knowledge and understanding are increased by imparting education। तो कह रहे हैं भाई एजुकेशन के जरिए क्या होता है, देखिए नॉलेज एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉय आर इंक्रीज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब बाय इम्पार्टिंग रेलिवेंट ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराकर, ट्रेनिंग इम्पार्ट करके हम एक पर्सन की नॉलेज और स्किल को इंप्रूव करते हैं फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब। तो ट्रेनिंग का मतलब एक स्पेसिफिक जॉब में नॉलेज और स्किल प्रोवाइड कराना होता है, जो कि हम शुरू से बोलते आ रहे हैं आपको, ठीक है। जबकि ऑन द अदर हैंड, ठीक है, एजुकेशन क्या होती है, देखिए अंडरस्टैंडिंग हैज बीन इंक्रीज बाय इम्पार्टिंग एजुकेशन, ठीक है, जबकि एजुकेशन के जरिए जनरल नॉलेज और उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जाता है। अब देखिए अकाउंट्स की जनरल नॉलेज आपको मिल चुकी है बेटे, आप एजुकेशन ले रहे हो, 11th में पढ़ ली पूरे अकाउंट्स, 12th में पढ़ ली, तो नॉलेज आपकी इंप्रूव हो गई कि भाई हाँ अकाउंट्स में क्या होता होगा, भाई कंपनी के अकाउंट्स तैयार किए जाते होंगे, ठीक है, जनरल एंट्री की जाती होगी, बैलेंस शीट बनाई जाती होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग स्टेटमेंट तैयार की जाती होगी, ये आपकी नॉलेज इंक्रीज हो चुकी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी है, आपको समझ आ गया है कि अकाउंट्स का ओवरऑल काम क्या है। तो ये आपको जनरल नॉलेज बढ़ गई, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई एजुकेशन के जरिए। लेकिन आपको बेटे स्किल और नॉलेज चाहिएगी टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर टास्क, जो आपको ट्रेनिंग के जरिए मिलेगी। आपको टैली सिखाई जाएगी, टैली की ट्रेनिंग दी जाएगी, तब जाके आप इस काम को प्रैक्टिकली कर पाएंगे। तो ट्रेनिंग के लिए बेटे स्पेशल नॉलेज और स्पेशल स्किल्स प्रोवाइड किया जाता है टू डूइंग ए पर्टिकुलर टास्क, जबकि एजुकेशन में आपकी जनरल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जाता है, ठीक है। For example, when a worker is taught to make a machine by assembling some part, it is called training। जब एक वर्कर को सिखाया जाता है भाई कि मशीन के पुर्जों को जोड़कर मशीन तैयार की जाएगी, तो वो ट्रेनिंग है। On the contrary, इसके विपरीत when a person join an engineer course, it is called education। इसके विपरीत जब एक पर्सन बेटे इंजीनियरिंग कोर्स ज्वाइन कर रहा है तो वो एजुकेशन है। जब आपको टैली सिखाई जाएगी, टैली में वाउचर बनवाए जाएंगे, टैली में एंट्री कराई जाएगी, सिखाई जाएगी आपको बेटे, एक ट्रेनर आपको सिखाएगा, तो वो ट्रेनिंग है। और फिलहाल आप 11th 12th में जो सीख रहे हो वो आपकी एजुकेशन है। तो दोनों में काफी डिफरेंस है बेटे, ठीक है। ट्रेनिंग आपको स्पेशल नॉलेज और स्पेशल स्किल्स देती है एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए, जबकि एजुकेशन आपकी जनरल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ को इंक्रीज करती है, ठीक है बेटे। तो ये था ट्रेनिंग। तो अभी ये लेसन बेटे ट्रेनिंग तक हुआ है, और अभी इसको 1 या 2 क्लासेस लगेगी इस लेसन को पूरा करने में। जैसे ये लेसन पूरा होगा फिर हम फिर से फर्स्ट लेसन पर आ जाएंगे और रिवीजन स्टार्ट करेंगे बेटे, ठीक है। जितने भी दिन आपकी क्लास लगेगी जून में, अब रिविजनिंग हम करेंगे, नए लेसन पर स्टार्ट नहीं होंगे। और आपकी क्लास बड़ी डिसअपॉइंटेड है क्योंकि बहुत कम बच्चे क्लास ले रहे हैं।
11th में बेटे 14-15 बच्चे आते हैं, जबकि वो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ, और आप तो 1 साल पुराने हो चुके हो, और आप सीनियर क्लास होके ऐसा परफॉर्म कर रहे हो, ऐसा बिहेव दिखा रहे हो। 8 बच्चे जुड़े हुए हैं मान लीजिए 29 में से, कितना डिसअपॉइंटेड फैक्ट है, 20 बच्चे क्लास नहीं ले रहे हैं। आपको लग रहा है कि अभी जो करंट +2 क्लासेस के पेपर नहीं हुए, ये खुश हो गई बेटे, पेपर बिना पेपर दिए पास हो गए, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। अगले साल तक सब कुछ सही हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, सबको बेटे वैक्सीन लग लेगी, आपके पेपर होंगे। आप इस बहम में मत रहिएगा कि आपके पेपर नहीं होंगे। ये मेरे हिसाब से इतने सालों में पहली बार हुआ है कि किसी +2 क्लास को बिना पेपर के प्रमोट कर दिया जाएगा। हिस्ट्री में शायद पहली बार हुआ है इंडिया की में, ठीक है। पर आपके साथ ऐसा नहीं होगा, इसलिए डेली क्लास लें, डेली अपनी एजुकेशन ग्रहण करें बेटे। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम स्टे सेफ, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।